हेलो एवरीवन, सामान्य अध्ययन की महा मेगा क्विज शुरू हो रही है। जो आपके आगामी जो भी एग्जाम है, आईएएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया या एसएससी हो गया, सामान्य अध्ययन की जो भी एग्जाम है, शिक्षक भर्ती हो गया या अन्य जो भी एग्जाम है जहां सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए महा मेगा क्विज लेकर आए हैं। इसको आपको डेली सॉल्व करना है। जो सॉल्व कराया जा रहा है, जो फैक्ट बताया जा रहा है, उन पर आपको फोकस करना है। और प्रत्येक शनिवार को इसी चैनल की जो वेबसाइट है, एकेडमी की जो वेबसाइट है, उस पर आपको एक टेस्ट पेपर भी मिलेगा और उस टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है और देखनी है आपको अपनी क्या रैंकिंग आ रही है उसमें, जिससे आपका सामान्य अध्ययन, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप उसके सारे फैक्ट को तैयार कर लीजिए। अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज से इस महा मेगा क्विज को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है ए अंजीरा से, ऑप्शन दिया गया है बी दम्ब सादात से, ऑप्शन दिया गया है सी किली गुल मोहम्मद से और ऑप्शन दिया गया है डी मेयरगढ़ से। ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन दिया ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक, या तो कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कहां से मिले हैं भारत में पशुपालन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुए हमारे मेयरगढ़ से। कहां से? मेयरगढ़ से। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेयरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहां? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये स्थित है। किसका साक्ष्य मिला है? वहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? मेयरगढ़ के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं चावल के वो हमारे मिले हैं कहां से? कोल्डिवा से। कोल्डिवा से। ये कहां स्थित है? चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोल्डिवा से मिले हैं। कोल्डिया से मिले हैं। ठीक है, ये कहां से मिले? कोल्डिया से मिले हैं। और ये कोल्डिया कहां स्थित है? कोल्डिया कहां स्थित है? ये हमारा स्थित है बेलन घाटी प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट जो नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नवीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? वो हमारे लोहरा देव से मिले हैं। कहां से? लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? लोहरा देव जो हमारा स्थित है ये संत कबीर नगर में स्थित है। कहां स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। लोहरा देव में नवीनतम खोजों के अनुसार मिले हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पशुपालन कृषि के छात्र प्राचीनतम कहां से मिले हैं? मेयरगढ़ से। मेयरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के। चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोल्डिवा से। ये कहां स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज की बेलन घाटी के। और नवीनतम शोधों के अनुसार कहां से मिले हैं? लोहरा देव से। लोहरा देव कहां स्थित है? संत कबीर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए पुरा पाषाण युग, ऑप्शन दिया गया है बी नवपाषाण युग, ऑप्शन दिया गया है सी ताम्र पाषाण युग और ऑप्शन दिया गया है डी लौह युग। तो बताइए निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग जो है किसको कहते हैं? ताम्र पाषाणिक युग को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। किसको कहते हैं? ताम्र पाषाणिक युग को कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस युग में तांबे के बने औजारों के साथ साथ पाषाण के बने हुए यानी पत्थरों के बने हुए औजार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थरों के औजार भी यहां से प्राप्त होते हैं इस युग में, इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाण युग, कैल्कोलिथिक युग। ठीक, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी नीला। तो देखना है बेटा, मिट्टी के बर्तनों पर कह रहा किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो बताइए किस रंग का प्रयोग हुआ था? ये हुआ था हमारा लाल रंग का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस पीरियड में क्या होता है हड़प्पा में? दो देखिए चित्रित मृदभांड मिलते हैं, चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए, ठीक है। होता क्या था बेटा, मिट्टी के साथ बालू को मिलाकर ये बनाए जाते थे। जब बालू के साथ मिलाकर बनाए जाते थे तो ये पकने पर हल्का सा लालपन आ जाता था, ठीक है। और उन मृदभांडों पर क्या होता था, ऊपर की परत में क्या कर देते थे, रेड पेंट कर देते थे, लाल पेंट कर देते थे, लाल कलर लगा देते थे, और नीचे की तरफ काले में चित्रकारी कर देते थे। तो किससे मिले? लाल मिले। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब से कब रहा इसका? 1206 से 10 तक, 1210 तक रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड इसका ध्यान दीजिए बेटा। और इसकी राजधानी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। कौन था गुलाम वंश का प्रथम शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। समय क्या था? 1206 से 1210 तक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी ध्यान रखो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी उदारता के लिए इसको लाल बख्श भी कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे? लाल बख्श कहते थे। इसने जो राजधानी है वो कहां रखी थी? लाहौर ही रखी थी। मतलब दिल्ली राजधानी नहीं आई थी इसके टाइम पे। कहां पे थी? लाहौर थी। लाहौर से ये शासन करता था, ठीक है। और इसने कभी भी सुल्तान का नाम अपने आप को उपाधि नहीं दी है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा सिपे सलार ही कहा है, ठीक है। क्या कहा है? सिपे सलार या फिर मालिक की उपाधि ही ली है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इससे एक प्रश्न बनता है किसने क्या क्या बनवाया थे, ठीक है। एक तो दिल्ली में इसने क्या बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कुव्वत उल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों क्या थी बेटा? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा था। ये क्या थे? ये मस्जिद थी हमारी, ठीक है। ये भी पूछा गया है ये क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? झोपड़ी है, मस्जिद क्या है? क्या है? ये मस्जिद थी हमारी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये इसके फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मालिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, और ऑप्शन डी अली मर्दान खिलजी, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन देखिए और बताइए बिहार का प्रथम शासक, प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मिनहाजुद्दीन सिराज की जो पुस्तक है ताबकात ए नासरी, उसमें यह वर्णन किया गया है बिहार के बारे में, ठीक है। किसने कब आक्रमण किया? सबसे पहला जो आक्रमणकारी था, मतलब विजेता जो था बिहार को उसने जीता था, वो बख्तियार खिलजी ने था। इसके बाद इसने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने जब बिहार को जीत लिया था तो बंगाल की तरफ मूव हुए थे। बंगाल जाने पर इन्होंने बंगाल को भी विजित कर लिया था। वहां के जो राजा थे वो छोड़ के वहां से चले गए थे बिना लड़े ही, ठीक है। और इन्होंने वहीं पर लखनौती में राजधानी बनाई थी। कहां? लखनौती में, ठीक है। वहीं पर इन्होंने अपना एक
राजधानी बनाई तो वहीं से ये शासन करते थे। कौन? बख्तियार खिलजी। किसके अंडर में? ये भी ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। ये भी दास थे, किनके? गौरी के। ठीक है, मोहम्मद गौरी के ये भी दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनका गुलाम थे, दोनों ही उनके दास थे। ठीक है, और ये लेकिन जो है ऐबक के अंतर्गत यहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन दिया गया है ए डियाज, ऑप्शन दिया गया है बी वास्को डिगामा, ऑप्शन दिया गया है सी अल्मीडा और ऑप्शन दिया गया है डी अलबुर्ग। तो बताइए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1509 में, ध्यान दीजिए, 1509 में द्वीप को ऊपर, दमन द्वीप जो है हमारा द्वीप, उसके ऊपर इसने लड़ाई लड़ी थी, उसको विजिट करने के लिए 3 लोगों से। किससे किससे? देखिए, एक तो पहले तुर्की के जो थे सेना थी उसके, और दूसरे थे हमारे गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हराया था। कहां कहां की? टर्की, गुजरात और मिस्र की सेना को, जो टुकड़ियां थी सेना की, उनको इसने क्या है? हराया था। ठीक है, कहां पर? द्वीप के ऊपर कब्जा करने के लिए, और द्वीप पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, प्रथम वायसराय इसी को मानते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय यही था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए दिया गया है हाकिंस, ऑप्शन बी दिया गया सर टॉमस रो, ऑप्शन सी दिया गया एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है हाकिंस को। ठीक है, किसको किया था? हाकिंस को किया था। कब आए थे हाकिंस? 1608 में ये सूरत पहुंचे थे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे राजा जेम्स प्रिंसप, उनका संदेशा लेकर ये आए थे, और इन्होंने आगरा में जहांगीर से मुलाकात की। कहाँ की? आगरा में जहांगीर से मुलाकात की। तो वहां पर जहांगीर ने इनको क्या है? इंग्लिश खान, ठीक है, इंग्लिश खान और फिरंगी खान और 400 मनसबदार का बना दिया था। इंग्लिश खान, फिरंगी खान और 400 का मनसबदार भी बना दिया था। मनसब बना दिया था किसको? हाकिंस को। कब? 1608 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस, ऑप्शन ए दिया गया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी दिया गया है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी दिया गया यह एक शुभ दिन था, और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखिए बेटा और बताइए कब मनाया गया था, ये हमारा क्यों मनाया गया, 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब मनाया था? 1930 में। हुआ क्या था बेटा, 1929 में जब लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था जिसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, उस दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता में मिली है कब? 15 अगस्त को मनाया जाता है।
इस दिन इस तारीख को यादगार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी को ही दिन गणतंत्र दिवस यानी कि अपना संविधान लागू किया था। ठीक है, इसीलिए निर्णय लिया गया जिस तारीख को हम यादगार बनाए रखें। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन ए दिया गया समाजवादी, ऑप्शन बी दिया गया प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी दिया गया सार्वभौमिक, ऑप्शन डी दिया गया धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ऑप्शन ए दिया गया 3, 1, 4 एवं 2, ऑप्शन बी दिया गया 3, 4, 1, 3, ऑप्शन सी दिया गया 3, 4, 2 एवं 1 और ऑप्शन डी दिया गया 4, 1, 3 एवं 2। तो बताइए क्या इसका ऑप्शन सही है? सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य के रूप में दिया गया, वर्णन किया गया किसमें, उद्देशिका में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, सार्वभौमिक, यानी कि तीसरा हमारा सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, तीसरा। ठीक है, तीसरा तो सभी में दिया। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी हो गया, एवं धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है किसको, भारत को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, बताइए बेटा। ऑप्शन ए दिया गया है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी दिया गया है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी दिया गया है 46वां संशोधन और ऑप्शन डी दिया गया है 74वां संशोधन और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें किया गया है। ठीक है, समाजवादी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है साधारण, ऑप्शन बी दिया गया है 2/3, ऑप्शन सी दिया गया है 3/4 और ऑप्शन डी दिया गया है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नया राज्य बनाने की बात कर रही, क्वेश्चन देखिए और बताइए किसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत के अनुसार कर सकते हैं। कोई भी नया राज्य बनाना है तो सांसद जो है साधारण बहुमत के अनुसार राज्य बना सकती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 4 के 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 4 के 2 में दिया गया कि इस तरह का संशोधन संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, साधारण संशोधन के तहत हम एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है सांसद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा दिया गया कानून के समक्ष समता, तीसरा दिया गया अल्पसंख्यकों के अधिकार और चौथा दिया गया जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। पहला ऑप्शन दिया गया ए 1 और 3 सही है, बी दिया गया है 1 और 4 सही है, सी दिया गया है 2 और 4 सही है, डी दिया गया है 2 और 3 सही है।
ई दिया गया ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में वर्णित है। यह किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को। कानून के समक्ष समानता ये सभी को प्राप्त है, भारत के नागरिक को और विदेश के नागरिकों को भी। अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं ये किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय नागरिकों को। किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट आता है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए और 3 हमारे सही हैं। तो क्या ऑप्शन हो गया? ए और 1 और 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और यहीं से प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया। क्या है? अनुच्छेद 15 हमारा क्या है? धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर विभेद का निषेध करता है। कौन सा? आपके साथ पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, धर्म की वजह से, मूल की वजह से, लिंग की वजह से या निवास की वजह से, ये जात की वजह से। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, ये भी हमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा? अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और कौन सा प्राप्त है? और भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 30। क्या है? अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। ये हम ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 30, ये अधिकार अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन दिया गया है बी धूमकेतु, ऑप्शन दिया गया है सी ग्रह, ऑप्शन दिया गया है डी निहारिका। कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? बताइए, इन ऑप्शनों को देखिए और बताइए कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, सौर मंडल का भाग होता कौन कौन सा है? एक तो हमारा ये तारा हो गया जो सूर्य है, ठीक है, एक तो ये तारा हो गया, प्लस वन वो खगोलीय पिंड जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के भाग कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह हमारे सम्मिलित हैं और धूमकेतु ये भी हमारे सम्मिलित हैं, ग्रह हमारे सम्मिलित हैं। निहारिकाएं जो हैं ये हमारी सम्मिलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? निहारिकाएं जो है हमारी सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन दिया गया है ए न्यूटन, ऑप्शन दिया गया है बी डाल्टन, ऑप्शन दिया गया है सी कापरनिकस और ऑप्शन दिया गया है डी आइंस्टीन। तो बताइए ये कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन थे इनमें से। क्या है इसका आंसर? कापरनिकस ने कहा था 1500 के आसपास। ठीक है, 1500
14 में इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इससे पहले 1000 साल पहले भारत में वारामिहिर ने ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी मेंशन लिखिए, वारामिहिर ये हमारे क्या थे, खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। तो बताइए आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को इन ऑप्शन में से कितना समय लगता है। तो कितना लगता है, 23 करोड़ वर्ष लगता है। नियर अबाउट आंसर क्या है हमारा, डी 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी ऑप्शन में एक और ऑप्शन दिया होता इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन नियर अबाउट मिल गया हमें 25 करोड़, नन ऑफ दिस है नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं। ऑप्शन दिया गया है ए 87, ऑप्शन दिया गया है बी 88, ऑप्शन दिया गया है सी 89, ऑप्शन दिया गया है डी 90। तो बताइए कितने तारा मंडल हैं, तारा मंडल में कितने, अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं। इन ऑप्शनों को देखिए और बताइए कितने हैं। ये हमारे 88 हैं। कितने हैं, 88। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बताया कि इतने हैं। किसने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बताया उनकी खोज से कि 88 है। ये कहां पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, उनकी जानकारी के अनुसार ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक और ऑप्शन डी वृष। तो बताइए तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सप्तऋषि तारा होता है। ठीक है, सप्तऋषि जो है तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी नेपच्यून और ऑप्शन डी प्लूटो। बताइए कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ग्रह है हमारा, बुध ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बुध हमारा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसी के साथ साथ एक और भी ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। किसका, शुक्र ग्रह का भी। नेक्स्ट और कुछ फैक्ट देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। और सुबह एवं शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बताइए। दिए गए हैं ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, सी मंगल और डी पृथ्वी। तो बताइए सर्वाधिक गर्म ग्रह है निम्नलिखित में से कौन सा होगा, शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है मंगल, ऑप्शन बी दिया गया है बृहस्पति, ऑप्शन सी दिया गया है शुक्र और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा शनि। तो बताइए इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, ऑप्शन ए दिया गया है 8 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया गया है 1 मिनट, ऑप्शन सी दिया गया है 8 मिनट और ऑप्शन डी दिया गया है 24 मिनट। ऑप्शन देखिए और बताइए कितना समय लेता है। ये जो समय है ऑप्शन के हिसाब से सी 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कितना लेता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। नियर अबाउट हमारा 8 मिनट आ रहा, तो 8 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड समय लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी 365.50 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है 365.25 दिन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कितना लगता है? 365.25 दिन का समय लगता है। अर्थात 365 दिन, ध्यान दीजिए, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड, 9.51 सेकेंड, इतना समय लगता है। इसको क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, इतना टाइम हमें लगता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है, ऑप्शन ए दिया गया 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी दिया गया है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन सी दिया गया है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट दक्षिण के बीच। ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं है। तीनों ऑप्शंस को देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत किसमें स्थित है? ध्यान दीजिए, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर है 67 डिग्री 8 मिनट से 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसके बीच में ये स्थित है। इन दोनों को जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो भारत का मानक समय निकल आता है। कितना है वो? 82 डिग्री 30
मिनट। कहां से लिया गया? भारत का मानक समय प्रयागराज के पास स्थित नैनी के पास से लिया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट, जो जीएमटी यानी ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितने घंटे आगे? 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं कितने के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन दिया गया ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन दिया गया है बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन दिया गया है सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, ऑप्शन दिया गया है डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो बताइए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? भारत जो है क्षेत्रफल में संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, और जो यहाँ जनसंख्या निवास करती है वो 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या का। अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नियर अबाउट क्या है? संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए +4.5 घंटा, ऑप्शन दिया गया बी +5.5 घंटा, ऑप्शन दिया गया सी -5.5 घंटा, और ऑप्शन दिया गया डी -4.5 घंटा। तो बताइए कितना अंतर पाया जाता? ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, +5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, और कहां से लिया गया है? ये हमारा इलाहाबाद प्रयागराज के पास, जो पूर्व में पहले क्या था इलाहाबाद, उसका नाम परिवर्तित होकर अब प्रयागराज हो गया। कहां पर है? प्रयागराज के पास स्थित नैनी नामक स्थान से ये लिया गया है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ये जो है इसका समय है। ऑप्शन डी जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंडू प्रपात निर्मित है, ऑप्शन दिया गया ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन दिया गया बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन दिया गया सी स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन दिया गया डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हुंडू प्रपात कहां पर स्थित है? तो हुंडू प्रपात जो हमारा स्थित है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसमें स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन दिए गए हैं ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन दिया गया बी कंचनजंगा, ऑप्शन दिया गया है सी गार्डविन ऑस्टिन, और ऑप्शन दिया गया है डी नंगा पर्वत। तो बताइए इन ऑप्शन में से भारत की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी? तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है। और कंचनजंगा कहां पर स्थित है? ये भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। कहां पर स्थित है? ये सिक्किम में, कई बार पूछा गया है। सिक्किम में ये स्थित है। कौन सी? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, ऑप्शन दिया गया ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन दिया गया है बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन दिया गया है सी 4500 से 6000 मीटर
पश्चिम में, और ऑप्शन दिया गया है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है बेटा हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किनके बीच स्थित होती है, वो रेंज क्या है। वो जो रेंज है हमारी वो 4300 से लेकर 6000 मीटर के पूर्व में स्थित होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, ऑप्शन दिया गया है ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन दिया गया है बी शिवालिक, ऑप्शन दिया गया है सी बृहद हिमालय, और ऑप्शन दिया गया है डी अरावली। तो बताइए हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। कौन सा है, शिवालिक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। शिवालिक के दक्षिण में पर्वत पादी नगर पाए जाते हैं, ठीक है, स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, ऑप्शन दिया गया ए इयोजोइक में, ऑप्शन दिया गया बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन दिया गया है सी मेसोजोइक में, और ऑप्शन दिया गया है डी सेनोजोइक में। तो बताइए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस युग में। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो हमारा सेनोजोइक में हुआ है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, प्लायोसीन युग, प्लाईसीन, ठीक है, प्लाईसीन भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लासीसीन, प्लायोसीन, सॉरी प्लायोसीन कहते हैं, प्लायोसीन इसी को कहते हैं सेनोजोइक युग को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया गया ए इयोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन दिया गया है बी पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन दिया गया है सी मेसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन दिया गया है डी सेनोजोइक महाकल्प में। और ये सारे ऑप्शन हैं, तो बताना है आपको प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस पीरियड में। ये हमारे निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है, ऑप्शन दिया गया है ए एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन दिया गया है बी एक गर्त है, ऑप्शन दिया गया है सी एक पद स्थली है, ऑप्शन दिया गया है डी एक संप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर पठार हमारा क्या है, एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो बेटा डायरेक्टली फैक्ट रखने वाले हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ बता रहे हैं, जिसमें डिस्कस किया जाता है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सिर्फ रटने वाले उनको डायरेक्टली आप ऐसे ही रट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन दिया गया ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन दिया गया है बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन दिया गया है सी वित्त आयोग, और ऑप्शन दिया गया है डी नाबार्ड, ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है हमारा ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितनी फसलों के लिए करता है, ये 22 फसलों के लिए करता है। ये भी कई बार पूछा गया कितनी फसलों के लिए करता है, 22 फसलों के लिए करता है। और उसमें से खरीफ की फसल कितनी है, खरीफ की जो फसल की संख्या है वो 14 है, और रबी की फसल कितनी है, वो हमारी 6 है। वाणिज्यिक फसल कितनी है, ये हमारी 2 है। टोटल कितनी हो गई, 22। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये हमारी की गई थी 1965 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1985 में इसका नाम बदलकर, ध्यान दीजिए, 1985 में इसका नाम बदला गया है और नाम रखा गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया है ए 1998, ऑप्शन दिया गया है बी 1999, ऑप्शन दिया गया है सी 2001 और ऑप्शन दिया गया है डी 2005। तो बताइए, ये जो अर्थ शोधन निवारण अधिनियम बना था ये 2002 में बना था। ठीक है, लागू कब हुआ है? 2005 में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये संशोधन भी हुआ इसमें एक दो बार। ठीक है, तो जो रिसेंट में जो संशोधन हुआ है वो 2012 में संशोधन हुआ है। ठीक है, जो फिर से लागू हुआ हमारा जो संशोधित रूप है वो कब से लागू हुआ है? वो 2013 से। कब से लागू हुआ? 2013 से वो हमारा लागू हुआ है। 2013 से ये संशोधित, नवीनतम संशोधित रूप लागू हुआ है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में कपास का, ध्यान दीजिए बेटा, औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? औसतन उत्पादन की बात कह रहा, तो ऑप्शन ए दिया गया पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी दिया गया बिहार में, ऑप्शन सी दिया गया आसाम में और ऑप्शन डी दिया गया हमारा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसतन उत्पादन अधिक है? देखिए और बताइए कहां पर है ये जो स्थित है हमारा औसतन उत्पादन सर्वाधिक है हमारा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन यहां से एक प्रश्न आएगा, ये कई तरीके से पूछे गए हैं प्रश्न, तो उन पर भी नजर डालते हैं। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? उत्पादकता कहां पर है? राजस्थान में प्रति हेक्टेयर। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर है। क्या है? सर्वाधिक उत्पादकता। और सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है इसका? गुजरात में। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में है। उत्पादन गुजरात में है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, सर्वाधिक उत्पादकता है हमारी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर और औसतन उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए और बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया गया है तांबा और ऑप्शन ई दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए और देखिए। किसमें नहीं होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
ठीक है, तो पोडियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रम इकाई है, ऑप्शन दिया गया ए तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन दिया गया है बी ऊर्जा की, ऑप्शन दिया गया है सी आवृत्ति की, ऑप्शन दिया गया है डी वेग की, ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसकी इकाई एंगस्ट्रम है? एंगस्ट्रम जो इकाई होती है इन ऑप्शनों में से किसकी इकाई है? ये जो इकाई है हमारी तरंग दैर्घ्य की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं ए हर्ट्ज में, ऑप्शन दिया गया है बी मीटर प्रति सेकेंड में, ऑप्शन दिया गया है सी रेडियन में, ऑप्शन दिया गया है डी वाट में, ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए आवृत्ति को, ऑप्शन दिया गया है बी ऊर्जा को, ऑप्शन दिया गया है सी ऊष्मा को, ऑप्शन दिया गया है डी गुणवत्ता को, और ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या नापते हैं? आवृत्ति को। ऑप्शन ए जो है इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है, ऑप्शन दिए गया ए एम्पियर, ऑप्शन दिया गया है बी वोल्ट, ऑप्शन दिया गया है सी कूलाम, और ऑप्शन दिया गया है डी वाट, ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए विद्युत शक्ति की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? विद्युत शक्ति की जो इकाई है निम्नलिखित में से कौन सी है? वाट है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक और यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एम्पियर किसकी है? ये विद्युत धारा की है। किसकी है? विद्युत धारा की माप किसमें की जाती है? एम्पियर में। ठीक है, विद्युत धारा की माप एम्पियर में और विद्युत शक्ति की माप वाट में की जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए धातु, ऑप्शन दिया गया है बी अधातु, ऑप्शन दिया गया है सी गैस, और ऑप्शन दिया गया है डी उपधातु। तो बताइए कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, कौन नहीं है? गैस नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मिश्रण होता है। ध्यान दीजिए, गैस क्या होती है? मिश्रण होती है, कई सारी गैसों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या है? धातु क्या है? ये भी तत्व है। धातु क्या है? ये भी तत्व है। और उपधातु क्या है? ये भी हमारा तत्व है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए रदरफोर्ड को, ऑप्शन दिया गया है बी आइंस्टीन को, ऑप्शन दिया गया है सी लेवोजियर को, ऑप्शन दिया गया है डी सीवी रमन को, ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो हमारा किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। लेवोजियर का पूरा नाम क्या? एंटोनी लेवोजियर है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को ही रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? ऑप्शन दिया गया है ए शुद्ध पानी का, ऑप्शन दिया गया है बी उदासीन विलयन का, ऑप्शन दिया गया है सी
क्षारीय विलयन का, ऑप्शन दिया गया है डी अम्लीय विलयन का, ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो बताइए किसका पीएच मान 7 है? ये किसका होता है? उदासीन विलयन का। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उदासीन विलयन का मान क्या होता है? पीएच मान क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के फैक्ट। उदासीन विलयन होता क्या है? ये हमारा शुद्ध जल होता है। क्या होता है? शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल क्या होता है? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी हमारा शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन विलयन। अगर 7 से विलयन कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से अगर कम है तो विलयन अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय है। 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, क्षारीय हो जाता है 7 से अधिक होने पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान है, बताइए। ऑप्शन दिया गया है ए 4, ऑप्शन दिया गया है बी 7, ऑप्शन दिया गया है सी 12, ऑप्शन दिया गया है डी 18, ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए पीएच के पानी का पीएच मान कितना होता है? ये हमारा 7 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन होती है, ऑप्शन दिया गया है ए रंगहीन गैस, ऑप्शन दिया गया है बी भूरी ठोस, ऑप्शन दिया गया है सी अत्यंत ज्वलनशील गैस, ऑप्शन दिया गया है डी लाल द्रव्य, और ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए ब्रोमीन कैसी होती है? ये हमारी एक लाल द्रव्य होती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, ऑप्शन दिया गया है ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन दिया गया है बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन दिया गया है सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, और ऑप्शन दिया गया है डी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, और ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग में होने वाली मुख्य गैस हमारी कौन सी होती है? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बताइए कौन सी गैस होती है? ये होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी गैस इस्तेमाल होती है वेल्डिंग उद्योग में? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण हमारा वेल्डिंग उद्योग में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, ऑप्शन दिया गया है ए जस्ते की, ऑप्शन दिया गया है बी पारे की, ऑप्शन दिया गया है सी लेड की, और ऑप्शन दिया गया है डी क्रोमियम की, और ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए ये हमारे क्या हैं? सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी चढ़ी होती है। ठीक है, लोहा हो गया या इस्पात हो गया, इसको जो है ना खराब होने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? जस्ते की जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। उसी परत को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, ऑप्शन दिया गया ए कार्बोनेट, ऑप्शन दिया गया बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन दिया गया है सी बिस्मथेट, और ऑप्शन दिया गया है डी सल्फोनेट, और ऑप्शन दिया गया है ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए डायरेक्टली बेटा प्रश्न नहीं आते, कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछ देते हैं घुमाकर। इसमें सबको पता रहता है कि क्या होता है हमारा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर
आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? सल्फोनेट। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया गया है लिनियस, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा लेमर, ऑप्शन सी दिया गया है मेंडल और ऑप्शन डी दिया गया है डार्विन। ऑप्शन ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक हमारी लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं, ऑप्शन बी दिया गया है जौ, ऑप्शन सी दिया गया है चावल और ऑप्शन डी दिया गया है मक्का और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत? चावल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है मुख्यतः हमारा चावल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? बताइए बेटा, इसका आंसर आपको कल मिलेगा, आप लोग इसको आज आंसर दीजिए, कल हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। या कमेंट्स करके आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। ये महाक्विज चल रही है बेटा, ध्यान दीजिए, ये महासीरीज है कुछ प्रश्नों की जो लगातार आपको मिलते रहेंगे प्रश्न। और जो भी आप पढ़ेंगे इस पीरियड में, जो भी टॉपिक यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, इन्हीं का एक टेस्ट पेपर भी होगा इसी वेबसाइट पे, इसी चैनल की वेबसाइट पर। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।